हाय एवरीवन, हम लोग सिग्नल स्पेसेस की बात कर रहे थे और अभी हम वेक्टर स्पेसेस को समझ रहे थे। तो वेक्टर स्पेसेस में हमने वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन देखी थी और हमने इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की डेफिनेशन देखी थी। अब हम बात करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस और बेसिस की। तो एक वेक्टर स्पेस V के वेक्टर्स का एक सेट V1 से Vn, V में V1 से Vn का सेट लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है जब एक नॉन ट्रिवियल या जब स्केलर्स अल्फा 1 से अल्फा n एग्जिस्ट करते हैं या होते हैं जिससे कि जब स्केलर्स अल्फा 1 से अल्फा n होते हैं जिससे कि समेशन i 1 से n अल्फा i vi 0 वेक्टर दे जब अल्फा 1 अल्फा 2 n इक्वल टू 0 ना हो। मतलब जब ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हो जो कि 0 ना हो और उन्हें मिलाकर एक 0 वेक्टर बने, तब वेक्टर्स v1 से vn को लीनियरली डिपेंडेंट कहा जाएगा। और अगर समेशन i इक्वल टू 1 टू n अल्फा i vi इक्वल टू 0 होने के लिए सभी अल्फा 1 से अल्फा n को 0 होना पड़े, अगर इसके लिए अल्फा 1 से अल्फा n सभी को 0 होना पड़े, तब इन्हें या तब v1 से vn को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा जाएगा। तब v1 से vn को लीनियरली इंडिपेंडेंट या li कहा जाएगा। तो मान ली, और यहां पर यह जरूरी है कि यह तभी सच है जब v1 से vn सभी यूनिफॉर्मली 0 ना हो। तो ये मुझे बताना चाहिए था कि v1 से vn नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। इन्हें आप ये कह सकते हैं कि ये 0 वेक्टर्स हो सकते हैं। तो यहां पर एक कंडीशन लगानी जरूरी है कि ये सब अपने आप में 0 वेक्टर्स ना हो। अब दूसरी डेफिनेशन जो हम देखेंगे वो है स्पैन। स्पैन वेक्टर्स का एक वेक्टर्स v1 से vn इन v का एक सेट v को, वेक्टर स्पेस v को स्पैन करता है जब
मैं किसी भी u इन v को summation I goes from 1 to n alpha I vi u को I goes from 1 to n alpha I vi लिख सकता हूं। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को मतलब अगर मैं किसी भी वेक्टर को v1 से vn के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकता हूं, तो अगर मैं किसी भी वेक्टर u को v1 से vn के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकता हूं, तो u तो सेट vn वेक्टर स्पेस v को तो वेक्टर स्पेस v1 से vn सेट v1 से vn वेक्टर स्पेस v को स्पैन करेगा। तो ये इसे स्पैन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम n टपल वेक्टर्स लें, अगर हम 3 टपल n टपल नहीं 3 टपल वेक्टर्स लें, तो e1 equals 1 0 0, e2 equals 0 1 0, e3 equals 0 0 1 को बेसिस मान सकते हैं। और किसी भी 3 टपल को और किसी भी 3 टपल को e1, e2 और e3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकते हैं, और किसी भी 3 टपल को e1, e2 और e3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकते हैं। तो ये स्पैन होता है। तो अब एक वेक्टर स्पेस को m डायमेंशनल कहा जाता है अगर एक सेट v1 से vm वेक्टर्स का एक भी सेट अगर वेक्टर्स का एक भी सेट v1 से vm एग्जिस्ट करता है, अगर वेक्टर्स का एक भी सेट v1 से vm है जो कि उस वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है।
अगर वेक्टर्स v1 से vm का एक भी सेट m है, मतलब जिसमें m एक कार्डिनलिटी m का सेट है जो कि उस वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है, तो ऐसे वेक्टर स्पेस को हम m डायमेंशनल कहेंगे। तो ये एक m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एग्जांपल है। अब जो तीसरी डेफिनेशन हम आज देखेंगे वो है बेसिस। वेक्टर्स का एक सेट v1 से vn एक वेक्टर स्पेस का बेसिस कहलाता है जब वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, दो v को स्पैन करे। वेक्टर्स का एक सेट जो कि सभी वेक्टर स्पेस v के एलिमेंट्स हैं, वेक्टर्स का ये सेट v का बेसिस कहलाता है, वेक्टर स्पेस का बेसिस कहलाता है, वेक्टर स्पेस v का बेसिस कहलाता है जब ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो सेट जब ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करे, तब ये सेट इस वेक्टर स्पेस का बेसिस कहलाता है। और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूं। एक, ये कम से कम कार्डिनैलिटी का स्पैनिंग सेट होता है। ये किसी भी वेक्टर स्पेस का कम से कम कार्डिनैलिटी का स्पैनिंग सेट होता है, एक। और दो, ये सबसे बड़ी कार्डिनैलिटी का ये सबसे बड़ी कार्डिनैलिटी का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। ये कम से कम कार्डिनैलिटी का स्पैनिंग सेट होता है और सबसे बड़ी कार्डिनैलिटी का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो अब यहां पर मैं कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन दे देता हूं। एक डिस्क्रीट सेट के एलिमेंट्स का नंबर, या एक सेट में जो उसके एक डिस्क्रीट सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसके नंबर को कार्डिनैलिटी बोलते हैं, या उसकी संख्या को कार्डिनैलिटी बोलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बेसिस की तीसरी प्रॉपर्टी है, सभी एक वेक्टर स्पेस के एक से अधिक बेसिस हो सकते हैं, पर वो उन सब बेसिस की कार्डिनैलिटी सेम होगी, पर उन सब बेसिस की कार्डिनैलिटी सेम होगी। एक वेक्टर स्पेस के एक से अधिक बेसिस हो सकते हैं, पर उन सब बेसिस की कार्डिनैलिटी सेम होगी। और ये उस वेक्टर स्पेस की
डायमेंशन होगी। ये उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी। और अब बेसिस का इंप्लीकेशन, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसका, या हमारे पास एक बेसिस u1 से un है, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है जिसका बेसिस u1 से un है, तब हम किसी भी वेक्टर को V इक्वल्स समेशन I इक्वल्स 1 n अल्फा I ui इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिस है तो हम किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। अब u जरूरी नहीं कि n टपल्स हों, मैंने पहले भी कहा था हम नॉन n टपल वेक्टर्स की बात करेंगे, हम अगले 1-2 लेक्चर्स में ही नॉन n टपल वेक्टर्स की बात करेंगे। अब u जरूरी नहीं है कि n टपल्स हों, v भी जरूरी नहीं है कि n टपल हो, पर हम अल्फा i को ui का कोऑर्डिनेट या vi को बनाने में ui के, या vi को नहीं, v को बनाने में v को बनाने में ui के योगदान की तरह या v को बनाने में ui के योगदान की तरह देख सकते हैं। अब अगर हम इसे v को बनाने में ui के योगदान की तरह देखते हैं तब क्या होगा? तब ये है कि मैं, मतलब अगर मुझे पता है कि u1 un क्या हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि v है, v को मैं एक एंटपल की तरह लिख सकता हूं, अल्फा 1 u1 का अल्फा 1 लिया, u2 का अल्फा 2 लिया और ऐसे un का अल्फा n लिया। तो u1 का अल्फा 1, u2 का अल्फा 2, un का अल्फा n, तो v को मैंने एक एंटपल की तरह लिख दिया। तो एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को एक एंटपल की तरह लिखा जा सकता है। इस पर हम कैसे हो, इसका मतलब आपको अभी लग सकता है कि ततक्किम, क्या फायदा, हमने कहा है कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से नहीं, हाँ हमने कहा है कि n टपल्स n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने कहा ततक्किम, तो क्या हम वेक्टर स्पेस को नहीं, सॉरी, हम वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को n टपल की तरह लिख सकते हैं, वो तो है, पर जब हम सिग्नल्स की बात करेंगे तब ये फैक्ट थोड़ा सा उभर कर सामने आएगा। तो मैं v को लिख सकता हूं, या किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को मैं एक
एन टपल की तरह लिख सकता हूं, या किसी भी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को मैं एक एन टपल की तरह लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट है जिसे मैं संभाल कर रखूंगा। अब इसके साथ ही हमने बेसिस समझ लिया है क्या होता है, और हमने ये देख लिया है कि हमने बेसिस समझ लिए हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस की, कि ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होते हैं। तो हमने कहा था कि एक वेक्टर की दो वेक्टर्स वेक्टर्स u और v ऑर्थोगोनल कहलाते हैं जब u और v का इनर प्रोडक्ट 0 हो। u और v का इनर प्रोडक्ट 0 हो तो दो वेक्टर्स u और v ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। अब क्योंकि हम किसी भी एन डायमेंशनल वेक्टर को एन टपल की तरह लिख सकते हैं, तो अगर ui u का वेक्टर u को मैं एन टपल u1 से un की तरह लिख सकता हूं, और v को एन टपल v1 से vn की तरह लिख सकता हूं, तब मैं u और v का इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता हूं। u i vi कॉन्जुगेट, ये तब मैं u और v का इनर प्रोडक्ट ऐसे लिख सकता हूं, और या इसे मैं लिख सकता हूं v हर्मिशियन u, इसे मैं v हर्मिशियन u लिख सकता हूं। और u और v के ऑर्थोगोनल होने का मतलब है v हर्मिशियन u इक्वल्स u हर्मिशियन v इक्वल्स 0 अगर u और v अगर u और v ऑर्थोगोनल हैं तो v हर्मिशियन u और u हर्मिशियन v बराबर होंगे और वो 0 होगा। तो अब ऑर्थोगोनलिटी की बात करते हुए हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल बेसिस की। तो किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस किसी वेक्टर स्पेस V का बेसिस u1 से un ऑर्थोगोनल कहलाता है। किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस u1 से un ऑर्थोगोनल कहलाता है जब u1 और ui uj का इनर प्रोडक्ट डेल्टा i माइनस j हो, कि 1 या i नॉट इक्वल टू j पर 0। i इक्वल टू j पर ये नॉर्म ऑफ ui, i इक्वल टू j पर ये होगा
ये थोड़ा सा नोटेशन गड़बड़ आ गई है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो i इक्वल टू जे पर i नॉट इक्वल टू जे पर नॉन जीरो और i इक्वल टू जे पर इसके नॉर्म का स्क्वायर। तो ये अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे ui के नॉर्म याद रखने पड़ेंगे, तो मैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस डिफाइन करता हूँ। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर स्पेस V का, सॉरी नोटेशन गलत हो गई थोड़ी सी, वेक्टर स्पेस V का बेसिस U1 से UN ऑर्थोनॉर्मल कहलाता है जब UI UJ का इनर प्रोडक्ट डेल्टा I माइनस जे हो। मतलब ये ऊपर डेल्टा I माइनस जे नहीं होगा, ऊपर हटा लीजिए, ऊपर इसे डेल्टा I माइनस जे नहीं होगा, डेल्टा I माइनस जे यहाँ होगा, यहाँ से डेल्टा I माइनस जे हटा देते हैं। तो ये तो ऑर्थोनॉर्मल कहलाता है, मतलब I नॉट इक्वल टू जे पर 0 और I इक्वल टू जे पर 1, ये क्रॉनिकल डेल्टा। तो जब एक बेसिस ऑर्थोनॉर्मल कहलाता है जब उस बेसिस के किन्हीं भी दो कंस्टिट्यूएंट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 और 1, या अगर वो वेक्टर्स सेम है तो 1 हो, अगर वो वेक्टर्स सेम नहीं है तो 0 हो, तो इसे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहते हैं। अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का फायदा क्या है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से अगर हम किसी भी वेक्टर स्पेस को एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के n टपल्स में लिखते हैं तो हमें उस वेक्टर का नॉर्म उस n टपल से निकालना आसान रहता है। दो n टपल के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे पर असर नहीं डालते। उस n टपल के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे पर असर नहीं डालते या इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये वेक्टर स्पेसिस का या ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का फ़ायदा है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का फ़ायदा है कि वेक्टर स्पेस के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, या उस n टपल्स के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और हमें उसके नॉर्म का आइडिया लग जाता है। अब क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रा का कोर्स नहीं है, समय थोड़ा सा कम है, तो इन दोनों
को मैं प्रूव नहीं करूंगा। इन दोनों के प्रूफ के लिए आप लीनियर अलजेब्रा का कोर्स देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा कि मान लीजिए, जो मैं बात करूंगा वो ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस का लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस U1 से UN है, तब क्या मैं इस लीनियरली मैं लीनियर इंडिपेंडेंट को LI भी लिख सकता था, पर मान लीजिए मेरे पास एक लीनियर, तब मैं इस लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस से एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकाल सकता हूं। क्या मैं इस लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस से एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकाल सकता हूं? जवाब है हाँ, मैं निकाल सकता हूं। कैसे? वो उसका एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है और उस एल्गोरिथम को हम बोलते हैं ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन, ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसीजर। और ये करने के लिए हमें जो चाहिए वो कुछ ऐसे है। तो ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन के लिए मान लीजिए हमें U1 से UN दिए गए हैं। मान लीजिए हमें U1 से UN दिए गए हैं, तो हम निकालेंगे तो हम ये एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। एक WI इक्वल्स UI माइनस summation J goes from 1 to I minus 1 VI UJ टाइम्स UJ। अभी आप कहेंगे VI क्या है? VI मैं बताता हूं क्या है। टाइम्स VJ, सॉरी UJ नहीं, टाइम्स VJ VI VJ 1 और 2 VI इक्वल्स WI डिवाइडेड बाई WI। ये दो स्टेप्स हैं ग्राम श्मिट के। तो यहां VI ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का आयत, यहाँ VI ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का आयत एलिमेंट है। यहाँ VI ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का आयत एलिमेंट है। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? WI लिया या UI लिया, UI में से
आई से छोटे जितने भी वीज हैं या आई से छोटे जितने भी वीजेस हैं या आई से कम जितने भी वीजेस हैं, जितने भी वीजेस हमें पता हैं, ये है ये भी उल्टा लिख दिया, यू आई वीजे, ये मैंने उल्टा लिख दिया था, माफी चाहूंगा। ये है यूआई की वीजे पर प्रोजेक्शन। तो यूआई की वीजे पर प्रोजेक्शन, ये है यूआई की वीजे पर प्रोजेक्शन। तो यूआई में से मेरे पास अब तक के जितने भी वीजेस हैं या अब तक जितने भी वेक्टर्स हैं यूआई में से मैंने उसके बाकी सभी वेक्टर्स पर प्रोजेक्शन को हटा दिया। मतलब ये WI वीजे का के परपेंडिकुलर होगा या वीजे के ऑर्थोगोनल होगा J लेस देन इक्वल टू I के लिए या J नॉट इक्वल टू I के लिए। तो WI वीजे के ऑर्थोगोनल होगा। हमने पहले स्टेप में ये डिसाइड कर लिया, या इस स्टेप से हमने ये निकाल लिया कि WI सभी वीजेस, जो वीजेस हमें अब तक पता हैं, उन सब के ऑर्थोगोनल हो, क्योंकि मुझे ऑर्थोगोनलिटी चाहिए। दूसरा स्टेप नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में मैंने ये किया कि VI WI by WI नॉर्म, जिससे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रोसीजर के बाद जो मेरे पास VIs आएंगे वे सब एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे 1 और 2, उन सब का नॉर्म 1 होगा, मतलब वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। तो इस प्रोसेस को ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन बोलते हैं और इससे हम एक लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस को एक लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस से एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकाल सकते हैं। तो ये वो बैकग्राउंड थी जो हमें सिग्नल स्पेसेस को समझने के लिए चाहिए। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिग्नल स्पेसेस आखिर होते क्या हैं। थैंक यू।